हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी यात्रा। आज हम क्लास 8 की साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वैकेशन। ठीक है, पहेली और बूजो अपने समर वैकेशन के टाइम पे कहाँ गए? अपने अंकल के घर गए। देयर अंकल इज अ फार्मर। उनके अंकल क्या करते हैं? उनके अंकल एक फार्मर हैं। One day, they saw some tools like खुरपी, शिकल, शावल, प्लो etc. in the field. उन्होंने एक दिन फील्ड में, खेत में क्या देखा? उन्होंने खुरपी देखी, शिकल देखा, शावल, शिकल क्या होती है? दराती होती है, शावल होता है फावड़ा और प्लो होता है हल। ठीक है, उन्होंने ये चार चीजें देखी खेत में। देन अब बूजो क्या कह रहा है? बूजो कह रहा है आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दीज टूल्स। बूजो कह रहा है कि अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो टूल्स हैं ये कहाँ और कैसे यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। आप अच्छे से जानते हो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, और प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। और प्लांट्स जो है अपना फूड खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपना फूड कैसे सिंथेसाइज करते हैं? तो आप सबको पता है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना प्लांट सिंथेसाइज कर लेते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। बट एनिमल्स जो हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस वे अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो एनिमल्स जो है उनका जो फूड होता है वो कहाँ से आता है? बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। बट ये जानने से पहले कि एनिमल्स का फूड जो है कहाँ से आता है, उससे पहले जरूरत ये है जानने की कि हमें जो है हमें फूड को ईट करने की जरूरत क्यों होती है, हम खाना क्यों खाते हैं। ठीक है, हमारे लिए खाना क्यों जरूरी होता है। तो यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो आप सब अच्छे से जानते हैं कि फूड से हमें जो एनर्जी मिलती है वो एक ऑर्गेनिज्म या फिर हम वो यूटिलाइज करते हैं अपनी बॉडी के वेरियस फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए, जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है एंड एक्सक्रीशन है। ठीक है, तो वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और बोथ। तो हमें जो अपना भोजन मिलता है वो प्लांट से मिलता है या एनिमल से मिलता है या फिर दोनों से मिलता है। ठीक, since we all need, how can we provide food to a large number of people in our country? तो अभी बूजो क्या कह रहा है कि हम सबको भोजन चाहिए होता है। ठीक है, और हमारी कंट्री में इतने सारे लोग हैं तो उन सबको फूड प्रोवाइड कराने के लिए हमें क्या करना होता है? हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैसे फूड प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। अभी पहेली उसको क्या कह रही है कि हमें फूड को पहले एक लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना होगा, तभी हमारी कंट्री की पॉपुलेशन को फूड मिल पाएगा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। ठीक है, तो मतलब अपनी पॉपुलेशन को, लार्ज पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड कराने के लिए उसका रेगुलर प्रोडक्शन, ठीक है, नियमित रूप से उनका उत्पादन, और प्रॉपर मैनेजमेंट, ठीक है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, उसका वितरण जरूरी है पूरे टाइम पे। नेक्स्ट आते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पे। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती है? यानी वे प्रोसेस होती हैं जिसके थ्रू हम पूरी खेती करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर कब आया, ठीक है, और कैसे आया। एग्रीकल्चर कैसे आया? टिल 10,000 BCE। बीसी क्या होता है? बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, पीपल वर नोमैडिक। नोमैडिक क्या होता है? घुमक्कड़, घुमंतु। ठीक है, घुमक्कड़। तो क्या है कि 10,000 वर्ष पहले लोग जो है क्या हुआ करते थे? नोमैडिक, घुमक्कड़ हुआ करते थे। ठीक है, they were wandering in groups from place to place in search of food and shelter।
तो वे ग्रुप्स में वॉन्डरिंग होता है, घूमते रहना, इधर उधर घूमते रहना। तो वे ग्रुप्स में घूमते रहते थे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह तक जाते थे इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। किस लिए जाते थे? फूड की खोज में और अपने रहने की जगह, शेल्टर होता है रहने की जगह ढूंढना, ठीक है। वे अपनी फूड के और रहने की जगह ढूंढने इधर से उधर जाते थे। दे एट रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वे क्या खाते थे? रो, कच्चा, ठीक है, वे कच्चे फ्रूट्स खाते थे और कच्चे वेजिटेबल्स खाते थे। एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, और एनिमल्स का भी शिकार करते थे अपने भोजन के लिए। लेटर, बाद में क्या हुआ? दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। लेटर, बाद में, दे कुड कल्टिवेट लैंड, उन्होंने जो है लैंड को कल्टीवेट करना सीख लिया, ठीक है, बोना सीख लिया, मतलब राइस को प्रोड्यूस करना सीख लिया, व्हीट को और अदर फूड क्रॉप्स को उन्होंने सबकी जो है खेती करनी सीख ली। दस वाज बोर्न एग्रीकल्चर, और इस प्रकार से क्या हुआ? इस प्रकार से एग्रीकल्चर का मतलब खेती का जन्म हो गया, ठीक है, लोग बाग खेती करनी सीख गए। देखो अब ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है कि व्हाट इज अ क्रॉप। तो आप क्या बताओगे कि जब प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, के सेम काइंड के प्लांट्स को जब कल्टीवेट किया जाता है एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है, जब सेम काइंड के प्लांट्स को एक प्लेस पर एक लार्ज नंबर में कल्टीवेट किया जाता है, ग्रो किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat. एग्जाम्पल के लिए क्या बताया है कि क्रॉप ऑफ व्हीट का मतलब क्या होता है? अगर हम बोले कि व्हीट की क्रॉप है, ठीक है, व्हीट की फसल है, तो उसका मतलब क्या है कि प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड, हमने एक खेत में जितने भी प्लांट्स को ग्रो किया है, आर दैट ऑफ व्हीट, वे सारे के सारे किस चीज के हैं? वे व्हीट के हैं, ठीक है। तो आप क्रॉप को कैसे डिफाइन करोगे? कि प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। आप दो पॉइंट को नोट करना कि सेम काइंड के प्लांट्स को ग्रो किया जाता है वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits, ठीक है। आप जानते हो कि क्रॉप्स डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे सीरियल्स अनाज होते हैं, वेजिटेबल्स होती है एंड फ्रूट्स, ठीक है। These can be classified on the basis of season in which they grow। और इन सारी डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? सीजन के बेस पर हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, जिस सीजन में ये ग्रो करते हैं। तो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया एक बिग कंट्री है, ठीक है, एंड द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। और यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है और रेनफॉल है, ठीक है, ये वेरी करता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट होता है वन रीजन टू अनदर रीजन, ठीक है। जैसे आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाओगे तो आपको क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती दिखाई देंगी। अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्रॉप्स की जो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी को ग्रो किया जाता है, ठीक है। डेस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। डेस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, यानी कि इस डाइवर्सिटी के बाद भी पूरी इंडिया में दो क्रॉपिंग पैटर्न्स को फॉलो किया जाता है, यानी देखा जाता है पूरी ऑल ओवर कंट्री में। वो क्या है? खरीफ क्रॉप्स होती है और रबी क्रॉप्स, ठीक है, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स, दो टाइप की क्रॉप्स का पैटर्न फॉलो किया जाता है या फिर आइडेंटिफाई किया जाता है। द क्रॉप्स, अब देखो खरीफ क्रॉप्स क्या होती है? द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, यानी वे क्रॉप्स विच आर शोन, जिसको हम ग्रो करते हैं इन दी रेनी सीजन, ठीक है, जो जिस क्रॉप को हम
बरसात के मौसम में ग्रो कराते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप्स। तो आप खरीफ क्रॉप को याद रख सकते हो RK से, ठीक है, यानी कि रेनी सीजन में, और रेनी सीजन में बोने वाले को हम बोल सकते हैं खरीफ, RK, ठीक है, आप इसको नोट करके रख सकते हो। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। और इंडिया में रेनी सीजन जो होता है वो कब से कब तक होता है, जून से सितंबर तक होता है। एग्जाम्पल है कौन कौन सी क्रॉप को ग्रो किया जाता है, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन आदि खरीफ क्रॉप्स। क्या होता है, पैडी, मेज मतलब धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कॉटन, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी खरीफ क्रॉप्स होती है। ये एग्जांपल्स है, याद रखना। नेक्स्ट इज द रबी क्रॉप्स, ठीक है। सेकंड क्रॉपिंग पैटर्न कौन सा है, रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स को हम कब ग्रो कराते हैं, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च। विंटर सीजन कब शुरू हो जाता है, अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और उसकी एंडिंग लगभग कब होती है, मार्च पे, होली के टाइम पे जाके एंडिंग होती है। तो जो रबी क्रॉप्स को हम अक्टूबर से मार्च में यानी विंटर सीजन में ग्रो कराते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप्स बोलते हैं। एग्जांपल्स ऑफ रबी क्रॉप्स, व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। रबी क्रॉप्स का एग्जांपल क्या क्या होता है, गेहूं, चना, मटर, सरसों और लिनसीड, ठीक है। Besides, these pulses and vegetables are grown during summer at many places. इन सारी क्रॉप्स के अलावा भी जैसे दालें और वेजिटेबल्स को भी ग्रो किया जाता है समर के टाइम पे एट मेनी प्लेस, काफी जगहों पे, ठीक है, इनको भी ग्रो किया जाता है। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोडक्शन, अब देखते हैं क्रॉप प्रोडक्शन की बेसिक प्रैक्टिसेस क्या होती है, किस किस तरह से इनको हम ग्रो कराते हैं। अभी बूजो क्या कह रहा है कि वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन, कि जो पैडी होती है, जो धान होता है, जो चावल की खेती होती है, उसको हम विंटर के सीजन में क्यों नहीं ग्रो कराते, उसको हम गर्मियों के टाइम पे ही ग्रो कराते हैं। तो देखो अभी पहेली क्या कह रही है, पहेली कह रही है पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, यानी जो हमारी चावल की खेती होती है, पैडी उसी को बोलते हैं, चावल की खेती को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, देयरफॉर इसीलिए इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन, ठीक है, इसीलिए इसको हम रेनी सीजन में ग्रो कराते हैं, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम। जो क्रॉप का कल्टीवेशन होता है, जो किसी फसल की खेती होती है, उसमें सेवरल एक्टिविटीज करनी होती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज करनी होती है एक फार्मर को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, टाइम टाइम पर एक फार्मर को डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज फॉलो करनी होती है। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय अ गार्डनर, ठीक है, और आप देख सकते हो कि ये एक्टिविटी जितनी भी एक फार्मर करता है वो बिल्कुल सिमिलर होती है, जैसे एक माली करता है ना, एक पौधे को ग्रो कराने के लिए सेम सेम पैटर्न दोनों को फॉलो करना होता है, एक माली को भी और एक फार्मर को भी। इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस, यहाँ तक कि तुम्हें भी सेम, तुम लोग भी सेम प्रेक्टिसेस फॉलो करते हो जब तुम अपने घर में किसी भी फ्लावरिंग प्लांट्स को या फिर फ्रूटिंग प्लांट्स को ग्रो कराते हो, तो जो जो एक्टिविटीज आप लोग करते हो वही एक फार्मर को करनी होती है। तो दीज एक्टिविटीज और टास्क आर रेफर्ड, तो ये जो एक्टिविटीज है और ये कार्य जो है इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है, इन्हीं को हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं। जिन जिन एक्टिविटीज को हम फॉलो करते हैं किसी भी क्रॉप को ग्रो कराने के लिए, इन्हीं को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो, जिनको नीचे लिस्ट में दिया गया है, ठीक है। तो देखिए क्या कौन कौन सी है, प्रिपेरेशन ऑफ सॉइल, showing, adding manure and fertilizers, irrigation, protecting from weeds, harvesting and storage, ठीक है। अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं क्या 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 होता है ये। प्रिपेरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो सॉइल को तैयार करना है। किसी भी क्रॉप को ग्रो कराने के लिए हमें पहले सॉइल को प्रिपेयर करना है। तो द प्रिपेरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, ठीक है, इसमें यही बोला गया है कि
किसी भी क्रॉप को ग्रो कराने से पहले सॉइल की प्रिपरेशन करना फर्स्ट स्टेप होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क होता है ये किसी भी एग्रीकल्चर में, किसी भी खेती के लिए, कि सॉइल को टर्न करना होता है और उसको लूज करना होता है। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इसकी वजह से क्या होता है, जो प्लांट की रूट्स होती है वो डीपली पेनिट्रेट कर पाती है सॉइल में, ठीक है, अंदर तक चली जाती है अच्छे से। The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil। ठीक है, तो अब इसकी वजह से क्या होता है, जो लूज सॉइल होती है उसकी वजह से जो रूट्स हैं वो इजीली ब्रीथिंग कर पाती है सॉइल में, इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। यहाँ तक कि जब वे सॉइल में बहुत डीपली पेनिट्रेट कर जाती हैं तब भी वो इजीली ब्रीथिंग कर पाती हैं रूट्स। ठीक, why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? तो जो हम सॉइल की लूजनिंग करते हैं उसकी वजह से रूट्स क्यों क्यों इजीली ब्रीथ कर पाती है, रीजन क्या है? तो देखो रीजन क्या है, द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। ठीक है, तो जो हम सॉइल को लूज करते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि जो माइक्रोब्स और अर्थवर्म्स जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उनकी ग्रोथ अच्छे से हो पाती है। ठीक, एंड दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। अगर आपसे पूछा जाए कि हु आर दी फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, तो आप क्या बताओगे? अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स। ठीक है, ये दोनों ही फार्मर के लिए यूजफुल होते हैं, इसलिए इनको फार्मर का फ्रेंड बोला जाता है। तो क्या कह रहे हैं, दिस ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। ये माइक्रोब्स है और अर्थवर्म्स है, ये ऑर्गेनिज्म जो है ये फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं। सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। ये क्या करते हैं कि ये सॉइल को लूज कर देते हैं और अच्छे से टर्न कर देते हैं और उसमें एक ह्यूमस ऐड कर देते हैं। बट व्हाई दिस सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन? बट सॉइल को जरूरत ही क्यों होती है टर्न करने की और उसको लूज करने की? ठीक है, तो you have learned in the previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organism। तो आपने previous classes में पढ़ा है कि soil में क्या क्या होता है। soil में minerals होते हैं, water होता है, air होती है और कुछ living organism होते हैं। ठीक, in addition dead plants and animals get decomposed by soil organism। और जो डेड प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं उनको डिकम्पोज कर दिया जाता है इन सॉइल ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। डेड प्लांट्स और एनिमल्स कहाँ से आते हैं? अगर आप किसी भी क्रॉप को ग्रो करा रहे हो तो उससे पहले खेत खाली तो था नहीं, उससे पहले भी तो कोई ना कोई क्रॉप ग्रो कर ही रही थी ना उस खेत में, तो उसके जो सूखे प्लांट्स पड़े रहते हैं काफी पहले, तो वे सारे होते हैं और कुछ ना कुछ एनिमल्स भी प्रेजेंट होते हैं सॉइल में। ठीक है, छोटे छोटे वे, तो इन सबको डिकम्पोज कर दिया जाता है इन सॉइल ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जो आपको ऊपर बताए गए हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। तो जब उन डेड प्लांट्स को और एनिमल्स को डिकम्पोज कर दिया जाएगा तो क्या होगा कि जो उसमें उन ऑर्गेनिज्म में, डेड ऑर्गेनिज्म में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो दोबारा से किस में चले जाते हैं डिकम्पोजिशन के बाद? वो फिर से सॉइल में चले जाते हैं। These nutrients are again absorbed by the plants। ठीक है, और फिर इन न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है? प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients। ठीक है, ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल। ये क्या कह रहे हैं कि सॉइल की जो सबसे टॉप लेयर होती है कुछ सेंटीमीटर तक की, वो ही सबसे अच्छा सपोर्ट करती है प्लांट ग्रोथ को। ठीक है, और जो टर्निंग होती है, जो टर्निंग और लूजनिंग होती है सॉइल की, उसकी वजह से क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है वो कहाँ जाती है? वो टॉप पे आ जाती है। ठीक है, सॉइल को टर्न करने से और लूज करने से उसकी जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है वो बिल्कुल टॉप पे आ जाती है, सो दैट द प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स, जिससे प्लांट्स जो है वे इन न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से यूज कर पाते हैं। ठीक है, दस
Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. इसलिए सोइल को टर्न करना और उसकी लूजनिंग करना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए, एक अच्छी याइल्ड को ग्रो कराने के लिए। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सोइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। और जो सोइल को टर्न करने की, लूज करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम टिलिंग बोलते हैं, प्लोइंग बोलते हैं, यानी कि जोतना, ठीक है, खेत जोतना जिसको हम बोलते हैं ना, वो। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो। और ये किसकी हेल्प से किया जाता है? ये प्लो की हेल्प से किया जाता है। प्लो क्या होता है? हल, ठीक है, आपने देखा ही होगा प्लो हल होता है। प्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन। प्लो किससे बने होते हैं? या तो वुड का बना होता है या तो फिर आयरन का बना होता है। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। अगर सॉइल बहुत ड्राई है तो उसको प्लोइंग करने से पहले, उसको जोतने से पहले जरूरी होता है कि उसको थोड़ा सा मॉइस्चर कर लिया जाए। उसको नीड होती है वाटरिंग की, ठीक है, उसको पानी देने की जरूरत होती है। द प्लोड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। जो प्लोड फील्ड होता है जिसको हम जोत चुके हैं, ठीक है, उस जुते हुए खेत में क्या होता है कि सॉइल के बिग क्लम्प्स बन जाते हैं। क्लम्प्स क्या होता है? टुकड़े बन जाना, जो दरार दरार सी होकर टुकड़े बन जाते हैं ना, ठीक है, वो होते हैं क्लम्प्स। तो उनको क्या बोलते हैं हम? टुकड़े बोलते हैं, क्रम्स बोलते हैं उनको, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। और इन क्रम्स को ब्रेक करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। क्यों जरूरी होता है, हो जाता है? क्योंकि उसमें फिर जब हम वाटरिंग करेंगे, उसका इरिगेशन करेंगे या फिर उसमें सोइंग करेंगे, जब हम दाना डालेंगे उसमें, तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए जरूरी होता है प्लोड फील्ड में जो क्लम्स बन जाते हैं, जो क्रम्स होते हैं, उनको ब्रेक करना जरूरी होता है, ठीक है। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर शोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। लेवलिंग क्या होता है? यानी कि बिल्कुल एकसार करना, ठीक है, बिल्कुल एक सतह प्लेन कर लेना, ठीक। तो लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल, यानी कि एकसार करना या फिर सतह को बिल्कुल प्लेन बनाना, लेवलिंग करना फील्ड की, वो बेनिफिशियल होता है फॉर शोइंग, ठीक है, बीज रोपण करने के लिए वो बेनिफिशियल होता है। एज वेल एज फॉर इरिगेशन। इरिगेशन होता है वाटरिंग करना, सिंचाई करना, ठीक है, वो शोइंग के लिए भी अच्छा होता है और सिंचाई के लिए भी अच्छा होता है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। लेवलिंग की कैसे जाती है सॉइल की? वो की जाती है लेवलर की हेल्प से, ठीक है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी क्या होता है कि मैन्योर को भी, यानी कि जो ऑर्गेनिक खाद होता है ना, ऑर्गेनिक खाद को ऐड किया जाता है सॉइल में टिलिंग से पहले, प्लोइंग करने से पहले, खेत को जोतने से पहले भी ऑर्गेनिक खाद को ऐड किया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है? दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल। इसकी वजह से क्या होता है कि जब हम फिर उसकी जुताई करते हैं सॉइल की, जब हम सॉइल की प्रिपरेशन करते हैं, उससे वो जो मैन्योर होता है वो अच्छे से मिक्स हो जाता है खेत में। द सॉइल इज मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग, ठीक है। और सॉइल को सोइंग से पहले मॉइस्चर करना जरूरी होता है। सोइंग मतलब जैसे हम उसमें बीज वगैरह डालेंगे, बीजारोपण से पहले हमें सॉइल को मॉइस्चर करना भी जरूरी होता है, ठीक है। अब देखते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स यानी कि वे टूल्स जिसको हम यूज करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए। बिफोर सोइंग दी सीड्स, सीड्स को बोने से पहले इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्स टू गेट बेटर यील्ड्स। मैंने आपको ऊपर बताया है कि सॉइल में जो क्लम्स बन जाते हैं, जो क्रम्स बन जाते हैं, उनको ब्रेक करना जरूरी होता है एक बेटर यील्ड प्राप्त करने के लिए। एंड दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। और ये कैसे किया जाता है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टूल्स होते हैं, उनकी हेल्प से किया जाता है। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। और ये कौन कौन से टूल्स होते हैं? ये प्लो, प्लो क्या होता है? हल। हो होता है एक टाइप का, फावड़ा टाइप में होता है, और एक कल्टीवेटर होता है, ठीक है। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पस, इस काम के लिए जो जो टूल यूज होते हैं वो क्या, कौन कौन से हैं? प्लो, हल, हो एंड कल्टीवेटर, ठीक है।
This is being used since ancient times for tilling the soil, adding fertilizers to the crops, removing the weeds and turning the soil. This is being used. इसको यूज किया जा रहा है since ancient times. ठीक है, बहुत प्राचीन समय से इसको यूज किया जा रहा है for tilling the soil. ठीक है, सोइल की प्रिपरेशन के लिए या फिर खेत को जोतने के लिए इसको काफी टाइम से, पुराने समय से इसको यूज किया जा रहा है. एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप. ठीक है, क्रॉप में जब हम फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं उसमें भी इसको यूज किया जाता है. एंड रिमूविंग द वीड्स, जब हम वीड्स को रिमूव करते हैं तब भी हम इसका यूज करते हैं. एंड टर्निंग द सॉइल, और जब हम सॉइल की प्रिपरेशन करनी होती है तब भी हम इसको यूज करते हैं. रिमूविंग द वीड्स क्या होता है? वीड्स होते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना, जो छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं हमारी फसल के साथ साथ, जो हमारी फसल के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए. ठीक है, उनको हम वीड्स बोलते हैं. तो दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इट इज ड्रोन बाय अ पेयर ऑफ पुल्स. ये किसका बना होता है? प्लो जो है वुड का बना होता है. और इसको किसके द्वारा खींचा जाता है? इसको किसके द्वारा चलाया जाता है? दो बुल्स. ठीक है, दो बैलों के द्वारा इसको चलाया जाता है. एंड अदर एनिमल्स भी इसको पुल कर सकते हैं. हॉर्स भी हो सकता है और कैमल्स भी हो सकते हैं. इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशेयर. इसमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन की स्ट्रिप होती है जिसको हम प्लोशेयर बोलते हैं. और इसका मेन पार्ट जो होता है प्लो का, वो क्या होता है? लॉन्ग लॉग ऑफ वुड. लकड़ी का एक लंबा सा लट्ठा होता है विच इज कॉल्ड अ प्लो शाफ्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लो शाफ्ट बोलते हैं. दिस इज अ देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट. और ये जो प्लो शाफ्ट होता है, जो ये लंबा सा जो लकड़ी का लट्ठा होता है, इसके एक एंड पे क्या होता है? एक एंड पे हैंडल होता है. एंड अदर एंड इज अटैच टू द बीम. और दूसरा इस बीम, इस लकड़ी के लट्ठे के दूसरा जो एंड होता है वो किससे अटैच होता है? वो बीम से अटैच होता है विच इज प्लेस्ड इन दी बुल्स नेक. और ये बीम कहाँ रखी होती है? ये रखी होती है उन बैलों की गर्दन पे. ठीक है, वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन इजिली ऑपरेट द प्लो. बुल्स का एक पेयर यानी कि दो बैल और एक इंसान आराम से क्या कर सकते हैं? प्लो को ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि हल को आराम से चला सकते हैं दो बैल और एक मैन. द इंडिजिनस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग replaced by iron plows nowadays. इंडिजिनस वुडन प्लो यानी कि जो बहुत पुराने समय से यूज होता आ रहा है वुडन का प्लो, वुडन का हल, उसको बहुत तेजी से रिप्लेस कर दिया गया है. किसके द्वारा? एक आयरन का हल. ठीक है, जो आजकल यूज हो रहा है. नेक्स्ट इज दी हो. इट इज अ सिंपल टूल. ठीक है, हो क्या होता है? हो को एक तरह का फावड़ा बोला जाता है. ये भी एक सिंपल टूल होता है विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल. जिसको यूज किया जाता है या तो वीड्स को रिमूव करने के लिए, वीड्स मैंने आपको अभी ऊपर बताया था. ठीक है, अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करने के लिए, और लूजनिंग सॉइल. ठीक है, और सॉइल को लूज करने के लिए. इट हैज अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन. इसमें भी क्या होता है? इसमें भी एक लॉन्ग रॉड होती है, या तो वो वुड की हो सकती है या तो फिर आयरन की हो सकती है. अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड. एक स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, चौड़ी होती है, और बेंट झुकी हुई प्लेट होती है आयरन की, जो इसके एक एंड पे फिक्स होती है. देखते हैं कैसी होती है. देखो, ये रही. ठीक है, आप देख रहे हो, ये आयरन की आयरन की हो सकती है या फिर वुड की हो सकती है. ठीक है, ये लॉन्ग लॉग होता है और इसमें ये होती है बेंट प्लेट है. आप देख रहे हो. ठीक है, इसको बोलते हैं रोड. देखो, ये री रोड बोलते हैं इसको. ठीक, जिसको और ये लगी होती है बीम. ठीक, वर्क्स लाइक अ ब्लेड. ये जो बैंड प्लेट होती है, झुकी हुई जो प्लेट होती है आयरन की, ये कैसे काम करती है? ये एक ब्लेड की तरह काम करती है. ठीक है, ये ब्लेड की तरह काम करती है. इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स. और इसको भी किसके द्वारा पुल किया जाता है? एनिमल के द्वारा. क्योंकि ये जो बीम है ना, ये फिर से आप एनिमल के ऊपर रख सकते हो, और ये इसको फिर किसके द्वारा खींचा जाता है? एनिमल के द्वारा खींचा जाता है इसको भी. नाउ दी कल्टीवेटर. ठीक है, ये मॉडर्न टूल है.
तो कल्टीवेटर क्या होता है, कल्टीवेटर को नाउ डेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। ठीक है, आजकल जो प्लोइंग की जाती है, जो खेत जोता जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है, वो ट्रैक्टर से चलता है ये कल्टीवेटर। ठीक है, इसके द्वारा किया जाता है एंड द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। और इसके यूज से हमारा टाइम भी बच जाता है और हमारी ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है कल पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। सो थैंक यू सो मच।